स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज हम सीखने वाले हैं चालू खाता विवरण, जिसे बोलते हैं अकाउंट करंट। करंट अकाउंट नहीं, अकाउंट करंट। तो ये जो इससे पहले औसत भुगतान तिथि एवरेज ड्यू डेट को सीखा था, उससे लगभग मिलता जुलती चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें इसमें थोड़ी सी जुड़ जाएंगी और थोड़ी सी इसमें थोड़ा आगे इसमें थोड़ा सा विस्तार हो जाएगा। उसमें ये दो लोग, जब ये दो व्यापारी होते हैं और एक दूसरे से उधार माल खरीदते रहते हैं, बेचते रहते हैं, इसमें पता नहीं चल पाता कौन किसका ऋणी है, कौन लेनदार है, कौन देनदार है। तो वो चालू खाता विवरण बनाकर ही उससे पता लग पाता है। तो इसकी आज पहले तो हम थ्योरी को देखेंगे। इसमें भी डेज गिनने का सिस्टम होता है, लेकिन इसको सीख तभी पाएंगे जब आप पूरी वीडियो को देखेंगे तब। तो वीडियो को पूरे देखें, बने रहें मेरे साथ में। थ्योरी में भी मैं इसको समझाऊंगा। थ्योरी जितनी समझ में आएगी आप लोग समझ लेंगे, अपने पास नोट कर लेंगे। और साथ ही साथ जो नहीं समझ में आएगी वो न्यूमेरिकल जब हम करेंगे तो पूरी तरह समझ में आएगी। पहली चीज़ तो ये है, थ्योरी जो अभी हम इसको सीखने वाले हैं इसी से पूरा समझ में आ जाएगा। और अगर इसी से समझ में आ जाएगा पहली बात तो पूरे को, तो देर ना करते हुए आइए चलते हैं और शुरू करते हैं। बने रहिए मेरे साथ। आज हम बात कर रहे हैं चालू खाता विवरण की, जिसको बोला जाता है अकाउंट करंट। औसत भुगतान तिथि हम पिछले प्लेलिस्ट में पूरी कर चुके हैं। उसमें काफ़ी कुछ सिखा दिया है, न्यूमेरिकल उसके सिखा दिए हैं, थ्योरी उसकी सिखा दी है। आज हम बात कर रहे हैं चालू खाता विवरण की। तो बने रहिए मेरे साथ और वीडियो को पूरा ही देखना है, तभी पूरी थ्योरी समझ में आएगी, तभी इसके हम न्यूमेरिकल कर पाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, मैं साधारण भाषा में आपको बता दूं। जब दो व्यापारी आपस में लेन देन करते रहते हैं उधार के तौर पर, जैसे मान करके चलिए एक व्यापारी आप हैं और एक मैं हूं। मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता पड़ी, मैंने आपसे मंगा ली, और आपको किसी वस्तु की आवश्यकता पड़ी तो आपने मुझसे मंगा ली। इस तरह से लेन देन चलते रहते हैं, जो अलग अलग तारीखों पर होते हैं, और इनकी भुगतान की तिथियां भी अलग अलग होती हैं। लेकिन अगर लेन देन बहुत सारे हो जाएंगे तो देनदारी भी बहुत सारी हो जाएगी, और एकदम ये पता नहीं लग पाएगा कौन किसका देनदार है, किसको किसने किसको 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 रुपए देने हैं। तो इसलिए ये चालू हिसाब बनाया जाता है, इसको चालू खाता विवरण कहा जाता है। तो इससे तगादे का भी काम हो जाता है, ये भी पता लग जाता है कि कितने रुपए हमें देना है। तो आइए देखते हैं, ये मैंने साधारण भाषा में आपको बता दिया। इसका भी एक प्रोफॉर्मा होता है, एक प्रारूप होता है। उस प्रारूप में ही इसको बनाया जाता है। इसके कुछ रूल्स होते हैं और रूल्स को फॉलो करते हुए ही इसको बनाया जाएगा। लेकिन इसकी पहले हम थ्योरी देख लेते हैं। देखें, जैसा लिखा है, आजकल अधिकतर व्यापार साख के आधार पर होता है। उत्पादक थोक व्यापारियों को और थोक व्यापारी फुटकर व्यापारियों को प्रायः उधार माल बेचते रहते हैं और अपने ग्राहकों से सुविधा अनुसार भुगतान प्राप्त करते रहते हैं। कभी कभी व्यापारी एक दूसरे से माल का क्रय और विक्रय दोनों करते हैं और समय समय पर भुगतान देने तथा प्राप्त करते हैं। भुगतान वो देते हैं और प्राप्त करते हैं। इन दशाओं में दोनों पक्षों की पुस्तकों में एक दूसरे का खाता खुला रहता है। दोनों एक दूसरे के खाते अपने पास रखते हैं, उनमें विवरण लिखते रहते हैं और उनके बीच हिसाब चालू रहता है। खाते की समस्त डेबिट और क्रेडिट रकमों पर निश्चित अवधि के अंत में पूर्व निश्चित दर से ब्याज लगाता है, जो कि ब्याज की दर पहले से ही निर्धारित रहती है। और खाते की एक प्रतिलिपि व्यापारी द्वारा ग्राहक के पास अथवा एक व्यापारी द्वारा दूसरे व्यापारी के पास भेज दी जाती है। खाते की इस प्रतिलिपि को ही चालू हिसाब अथवा चालू खाता विवरण कहते हैं। इंग्लिश में जैसा बोलते हैं अकाउंट करंट। ये इसका पूरा अर्थ हुआ। इसके बाद इसको परिभाषित देखें परिभाषा के रूप में, तो चालू खाता विवरण खाता बही में दिए हुए ग्राहक के खाते की निश्चित अवधि की प्रतिलिपि यानी नकल होती है, जो व्यापारी द्वारा ग्राहक के पास सूचनार्थ भेजी जाती है। ये तो इसका अर्थ होता है।
अब बात आती है चालू खाता विवरण बनाने के उद्देश्य से ये क्यों बनाया जाता है, क्या होता है, ये आपको ऊपर पता लग गया। क्यों बनाया जाता है ये मैंने अभी बताया था अर्थ में इसके। देखें, पहली चीज़, दोनों पक्षों को समय समय पर यह ज्ञात होता रहता है कि उन्हें कितनी रकम प्राप्त करनी है अथवा कितनी रकम देनी है। दूसरा, यदि खातों में कोई अशुद्धि होती है तो चालू हिसाब से मिलान करके ठीक की जा सकती है। तीसरा है, खातों में ब्याज का लेखा साथ साथ होता रहता है। चौथा, चालू खाता विवरण ग्राहक के खाते की अधिक डेबिट बाकी होने पर तकादे का भी कार्य करता है। ग्राहक अधिक डेबिट बाकी होने पर उसके भुगतान का प्रबंध करने का प्रयत्न कर सकता है, यानी ये तकादे का भी कार्य करता है। ये सारी बातें मैंने पहले ही बता दी मौखिकली। इसके बाद हम बात करते हैं इसका प्रयोग। तो चालू खाता विवरण का प्रयोग, इसका प्रयोग हमें देखना है कि इसका प्रयोग कौन करता है, कौन कौन इनको कर सकता है, ये हमें इसमें देखना है। तो नंबर 1 पर देखते हैं, व्यापारी तथा ग्राहक के मध्य अथवा दो व्यापारियों के मध्य इसका प्रयोग किया जाता है। अभिकर्ता और प्रधान के मध्य, यानी मालिक और एजेंट के मध्य भी इसका प्रयोग किया जाता है। लिखा भी है, अभिकर्ता चालू हिसाब का समय समय पर होने वाले व्यय, बिक्री तथा भुगतान का विवरण प्रधान के पास भेजता रहता है। इसके बाद है, साझेदारों तथा सह सहासियों के मध्य अपने द्वारा दी गई अथवा प्राप्त रकमों का हिसाब करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। बैंक और उसके ग्राहकों के मध्य, ये सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात है, बैंक और उसके ग्राहकों के मध्य। तो इसमें समस्त जमा की गई तथा निकाली हुई रकमों तथा उन पर अलग अलग ब्याज दिखाया जाता है। इसमें आपको इसी चैप्टर में आपको दिखाई देगा बैंकों में ग्राहक के खातों पर किस तरह से ब्याज लिया और दिया जाता है, वो चीज़ इसमें हमें मिलेगी सीखने को। इसके बाद हम बात करते हैं, तो ये तो प्रयोग हो गया। इसके बाद बात करते हैं चालू खाता विवरण का स्वरूप। तो इसके स्वरूप में जो है, इसके प्रारूप के बारे में बताया जाएगा। तो प्रारूप को जो है वो बाद में देखते हैं। तो इसका जो प्रारूप होता है वो हमारे पास इस तरह होता है। पहले हम इसका शीर्षक लिख देते हैं। जैसे ए और बी के बीच में लेन देन हुए हैं, तो ए की तरफ से बी को चालू हिसाब बना करके भेजा जाएगा। तो इसका शीर्षक जो हम लिखाएंगे वो इस तरह लिखाएंगे, बी इन अकाउंट करेंट विद ए एज ऑन डेट। जैसे ये 30 जून को बनाना था, तो 30 जून 1991 जो भी दे रखा है, इसके लिए हम क्या करेंगे, पूरा हमारा प्रारूप प्रोफॉर्मा होता है। इसके लिए हम डबल पेज पर, बाएं पेज पर डेबिट पक्ष और दाएं पेज पर क्रेडिट पक्ष को देखेंगे। तो जैसे यहाँ तक है हमारे पास में, ये हमारा डेबिट पक्ष हो गया और यहाँ से ये हमारा क्रेडिट पक्ष पूरा हो गया। कॉलम इसमें एक डेट का होता है और एक ड्यू डेट का कॉलम होता है। बड़ा कॉलम पर्टिकुलर्स का होता है, एक कॉलम अमाउंट का, एक कॉलम डेज का और एक कॉलम प्रोडक्ट्स का। सेम इसी तरह के कॉलम क्रेडिट में होते हैं, डेट, ड्यू डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेज और प्रोडक्ट्स। तो जैसे इसमें प्रोडक्ट्स जो है गुणनफल आएगा अमाउंट और डेज का, तो डेज हमें इसमें काउंट करने का सिस्टम मैंने एवरेज ड्यू डेट में एक पूरी वीडियो इसके लिए डाल रखी है, जिससे आप डेज काउंट करने सीख सकते हैं। उसमें लास्ट ड्यू डेट को स्टार्टिंग पॉइंट मानना है, इसी तरह से इसको, ये हमारी सबसे लास्ट डेट होगी जिस डेट में हम बना रहे हैं, इसको हम स्टार्टिंग पॉइंट मान करके तब इसको आराम से डेज काउंट कर सकते हैं। यानी जो भी हमारी ड्यू डेट आएगी, हर ड्यू डेट से 30 जून तक, क्योंकि इसमें 30 जून दी है तो 30 जून तक गिनाएंगे, बाकी जिसमें जो दे रखी होगी उसी तक बनाने की तिथि है ये। तो हर ड्यू डेट से बनाने की डेट तक दिन जो है वो काउंट किए जाए करेंगे। तो इस तरह से ये हमारा प्रोफॉर्मा है। अब 2 पेजों पर अलग अलग बना रहे हैं हम डेबिट पक्ष, तो ये डेबिट पक्ष हमारा हो जाएगा और ये क्रेडिट पक्ष बना लेंगे। अगर बड़ा पेज हमारे पास है तो पहले हम पूरे पेज को देखेंगे इसकी चौड़ाई कितनी है, ठीक उसको पहले हम आधा कर लेंगे, ये हमारा
आधा हो गया। अब इधर डेबिट पक्ष बाईं तरफ और ये क्रेडिट पक्ष, इस तरह से हम इसको बना लेंगे। तो आगे बात करते हैं अब इसको बनाने का क्या सिस्टम होगा। तो इस तरह से जैसे हमारे पास ये दे रखा मोहन का चालू हिसाब गोपाल के साथ 30 जून 1991 को, इस तरह से अगर दे रखा है तो हम इसको बनाने के लिए पूरा यहाँ पर सिस्टम दे रखा है दिनों की गणना। तो सबसे पहले दिनों की गणना जो करेंगे वो कैसे करके करेंगे। लेन देन की तिथि से चालू हिसाब बनाने की तिथि तक दिन गिन लिए जाते हैं। जो ड्यू डेट है चालू हिसाब बनाने की तिथि तक दिन गिने जाते हैं उससे। दूसरा है, यदि लेन देन की तिथि तथा भुगतान की तिथि अलग अलग होती हैं तो भुगतान की तिथि से हिसाब बनाने की तिथि तक दिनों की गणना की जाती है। तीसरा, दिनों की गणना करते समय लेन देन की तिथि अथवा भुगतान की तिथि में से कोई एक दिन छोड़ देते हैं, लेकिन प्रारंभिक शेष होने पर सारे दिन जो है वो जोड़े जाते हैं। चौथा है, प्राप्त अथवा देय विपत्रों की देय तिथि, इसको बहुत अच्छे से समझ लेना है। इसके लिए मैं पिछले एवरेज ड्यू डेट की प्ले लिस्ट में समझा चुका हूँ, थ्योरी में भी समझाया उसको। प्राप्त अथवा देय विपत्रों की देय तिथि 3 दिन अनुग्रह के जोड़कर निकाली जाती है और फिर देय तिथि से हिसाब बनाने की तिथि तक दिनों की गणना की जाती है। पाँचवा है, जो वर्ष 4 से पूरा विभाजित हो जाता है उसे लौंद का वर्ष कहते हैं। जैसे 1976 है, 80 है, 88 है, आदि आदि। इस तरह से जैसे वर्तमान अगर वर्षों को हम देखें तो 2020 है, इससे पहले 2016 थी, उससे पहले 2012 थी। ये सब 4 से पूरी तरह विभाजित होते हैं, इसमें कोई शेष नहीं बचता है। तो ऐसे में ये वर्ष जो इस वर्ष में फरवरी जो है वो 29 की होती है, और अगर कुछ शेष बचता है विभाजित करने पर 4 से, तो वो फरवरी 28 की होती है। अगर यदि देय तिथि चालू हिसाब बनाने की तिथि के बाद आती है तो चालू हिसाब बनाने की तिथि से देय तिथि तक दिनों की गणना की जाती है। प्रायः इसमें देखा जाता है कि सारी देय तिथि चालू हिसाब बनाने की देय तिथि से पीछे ही पड़ती हैं। जैसे यहाँ दे रखा है 30 जून, तो सारी देय तिथि 30 जून से पीछे ही पड़ेंगी। लेकिन कभी ऐसा हो जाए कि इससे आगे आ जाए देय तिथि, तो उसमें इस तिथि से देय तिथि जो आगे आ गई वहाँ तक दिन गिने जाएंगे। इसमें एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, लाल स्याही का ब्याज। और वो लाल स्याही का ब्याज इसी चीज़ से संबंधित होती है। वो तभी निकलता है जब वो देय तिथि चालू हिसाब बनाने की तिथि से आगे निकल जाए। देखें, चालू लेखा विवरण या चालू खाता विवरण या चालू हिसाब एक ही बात है। में जो लेन देन लिखे जाते हैं उनके भुगतान की तिथि साधारणतः चालू हिसाब बनाने की तिथि के पूर्व पड़ती है। इस दशा में लेन देन की तिथि अथवा भुगतान की तिथि से चालू हिसाब बनाने की तिथि तक दिन गिन लिए जाते हैं और नाम की रकमों पर ब्याज अथवा गुणनफल नाम पक्ष में और जमा की रकमों का ब्याज अथवा गुणनफल जमा पक्ष में लिख दिया जाता है। लेकिन जब किसी लेन देन के भुगतान की तिथि हिसाब बनाने की तिथि के बाद पड़ती है तो दिनों की गणना हिसाब बनाने की तिथि से आगे आने वाली देय तिथि तक की जाती है और उतने दिनों का ब्याज अथवा गुणनफल उस पक्ष में लाल स्याही से लिखा जाता है। यानी पूरा वर्क हम ब्लू पेन से करेंगे, लेकिन इसको रेड पेन से गुणनफल जो आएगा आगे आने वाली तिथि का बनाने की तिथि से, उसको लाल स्याही से लिखेंगे। और लाल स्याही का पेन यानी रेड पेन उपलब्ध ना होने पर उस प्रोडक्ट्स पे, उस गुणनफल पर एक स्टार का निशान इस तरह से हम उस पर लगा देते हैं। ये किसी भी तरह से एक स्टार का निशान उस पर पहचान के लिए बना देते हैं, जिससे यह उस पक्ष में ब्याज अथवा गुणनफल के योग में सम्मिलित न कर दिया जाए। यानी ये गुणनफल जिधर भी आया होगा उधर नहीं जोड़ा जाएगा, बल्कि दूसरे पक्ष में लिखा भी है। विपरीत पक्ष में यही ब्याज अथवा गुणनफल सादी स्याही से, अगर हम नीले पेन से बना रहे थे तो नीले पेन से उसे लिखा जाएगा और योग में भी सम्मिलित कर लिया जाएगा। उदाहरण के लिए 15 मई को 2 माह अवधि का बिल लिखा गया। इसके भुगतान की तिथि
18 जुलाई होगी, क्योंकि हम 2 माह आगे चलेंगे तो मई 15 है, जून और जुलाई 2 महीने आगे जब चलेंगे तो 15 जुलाई होगा, 3 दिन जोड़ देंगे तो 18 जुलाई इसमें ये हो जाएगी। यदि चालू हिसाब 30 जून को बनाया जाता है तो इस स्थिति में 30 जून से 18 जुलाई तक का 18 दिन का ब्याज इस पक्ष को नहीं मिलना चाहिए, बल्कि इस ब्याज का लाभ विपरीत पक्ष को मिलना चाहिए, क्योंकि यह रकम अगली अवधि के शेष में सम्मिलित हो जाएगी और अगली अवधि में इस पर ब्याज लगाया जाएगा। इस प्रकार लाल स्याही के ब्याज का प्रयोग करने से इस ब्याज का लाभ विपरीत पक्ष को मिल जाता है। इसे ही लाल स्याही का ब्याज कहा जाता है। और ये लाल स्याही का ब्याज का जो क्वेश्चन है 100% थ्योरी में आता ही आता है। तो इस तरह से इतनी ही हमारे पास में इसकी थ्योरी है, बाकी और जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको मिलेंगी जब हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे। जो भी चीज़ अगर नहीं समझ में आई है और जो थ्योरी है उसकी थ्योरी वो न्यूमेरिकल को जब हम करेंगे तो इसकी थ्योरी अपने आप ही समझ में आती चली जाएगी। तो इसको देखें, समझें और अपने पास में इनको नोट कर सकते हैं आप लोग बढ़िया तरह से, अच्छे तरह से। तो अगली वीडियो में फिर प्रस्तुत होंगे इसके न्यूमेरिकल को लेकर के। तब तक इसको तैयार करें, याद करें। धन्यवाद।